ये कहानी है सुंदरवन नाम के जंगल में रहने वाली चिड़िया की, जिसका नाम टूनी था। टूनी बहुत ही गरीब चिड़िया थी, जैसे तैसे अपना घर चलाती थी। टूनी चिड़िया के पास एक आम का बगीचा था, जिसका वो बहुत ख्याल रखती थी। इस बार उस पर आम भी आने लगे थे, इसलिए वो अपने आमों की निगरानी भी करती थी। इस बार उसके आम की खेती बहुत अच्छी हुई थी, इसलिए वो सोचती है कि वो उन्हें बेचकर अच्छे दाम ले लेगी। लेकिन जब वो उन्हें बेचने जाती है तो उसे अच्छे दाम नहीं मिल पाते, इसलिए वो अपने आम वापस अपने घर ले आती है। तभी उसका दोस्त कालू कौवा से पूछता है, अरे क्या हुआ टूनी चिड़िया, इतनी उदास क्यों हो? किसी ने कुछ कह दिया क्या? अरे नहीं कालू, किसी ने कुछ नहीं कहा। मैं इसलिए उदास हूँ क्योंकि मेरे आम नहीं बिके। तब तक आप बताओ कि 65 इंटू 3 माइनस 5 कितने होते हैं? अरे टूनी चिड़िया, तुम अपने आम जंगल के मेन बाजार में जाकर क्यों नहीं बेचती? वहाँ तुम अच्छे दाम में मिल जाएंगे। ठीक है कालू, मैं ये भी करके देख लेती हूँ। अगले दिन टूनी चिड़िया अपने सभी आम को ले जाकर उस भीड़ वाले बाजार में बेचती है और देखते ही देखते उसके सारे आम बिक जाते हैं और वह खुशी खुशी अपने घर लौट रही थी। लेकिन तभी रास्ते में कल्लू बिल्ले की नजर उस पर पड़ती है और वो उसे खुद से बात करते हुए सुन लेता है। उस मेन बाजार में जाकर मेरे आम बेचने से मुझे बहुत मुनाफा हुआ है। इतनी सारी कमाई वहीं से हुई है। अच्छा, तो इसकी ये कमाई वहाँ से हुई है। अब मैं भी अपने आम वहीं बेचने जाऊंगा। अगले दिन कल्लू बिल्ला भी अपने कच्चे आमों को तोड़कर उन पर केमिकल छिड़क कर उन्हें पके हुए आम में बदल देता है। अब आएगा ना मजा, मेरे आम उस टूनी चिड़िया से ज्यादा बिकेंगे और फिर मैं ऐश करूंगा ऐश। कल्लू बिल्ला अपने आम जाकर बाजार में बेचता है, लेकिन कोई भी उसके आम नहीं खरीदता और सब टूनी के ही आम खरीदते हैं। ये देखकर कल्लू बिल्ले को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो घर जाकर टूनी के सारे पैसे चुरा लेता है। टूनी अब बहुत उदास हो जाती है और वो अपने आम के बगीचे के पास जाकर रोने लगती है। मेरी सारी मेहनत मिट्टी में मिल गई, मेरे सारे पैसे पता नहीं कौन चुरा के ले गया। तभी एक बाबा उसके पास आता है और वो कहता है, चिंता मत कर बेटी, मैं तेरी मदद करूंगा। ये मैं तेरे इन पेड़ों को जादुई आम के पेड़ में बदल रहा हूँ। अब तो इससे जितने भी आम तोड़ेगी उतने ही आम इसमें फिर से लग जाएंगे। ये पेड़ कभी भी खाली नहीं रहेगा। ऐसा कहकर वो बाबा वहाँ से चले जाते हैं और टूनी जैसे ही उस पेड़ के आमों को तोड़ती है, वहाँ और आम के पेड़ पर और आम लग जाते हैं। ये देखकर टूनी की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और वो उन आमों को ले जाकर बाजार में बेचने लगती है। बाबा की वजह से, जादुई आमों की वजह से मेरा काम और अच्छा चल पड़ा है। अब कभी भी मेरे आम ये खत्म नहीं होंगे। ये बात कल्लू बिल्ले को भी पता चल जाती है और वो भी उसके बगीचे में जाकर उसके आम तोड़ने लगता है। लेकिन आम तोड़ते तोड़ते एक डाली उसके ऊपर ही गिर जाती है और उसका सर फट जाता है और उसके सर से खून निकलने लगता है। अरे मुझे कोई बचाओ, बचाओ मुझे, नहीं तो मैं मर जाऊंगा, कोई बचाओ। टूनी चिड़िया उसकी आवाज सुन लेती है और उसके पास भागे भागे जाती है। तो तुम थे वो जो मेरे आम तोड़ते थे और तुम ही ने मेरे पैसे चुराए थे? हाँ टूनी चिड़िया, मैं ही था, लेकिन मुझे माफ कर दो, मैं मरना नहीं चाहता, मैं तुम्हारे सारे पैसे लौटा दूंगा, प्लीज मेरी जान बचा लो। टूनी चिड़िया कल्लू बिल्ले की जान बचा लेती है और ठीक होने के बाद कल्लू बिल्ला उसके पैसे लौटा देता है। एक समय की बात है, एक रामपुर नाम के जंगल में कल्लू बिल्ला रहता था, जो अक्सर जंगल के पक्षियों के अंडे और बच्चे खा जाया करता था। वो कल्लू बिल्ला बहुत ही मोटा और ताकतवर था। वो किसी के ऊपर एक झपट्टा मार दे तो उसका बच पाना बहुत मुश्किल होता था, इसलिए जंगल के सभी पक्षी उससे बहुत डरे डरे रहते थे। उसी जंगल में टूनी नाम की एक चिड़िया अपने पति सोनू कबूतर के साथ एक आम के पेड़ पर एक छोटा सा घोंसला बनाकर रहती थी। एक दिन टूनी को अचानक से पेट दर्द और उल्टी होने लगती है। अरे टूनी, तुम्हें क्या हुआ? पता नहीं जी, लेकिन तबीयत कुछ सी ठीक नहीं लग रही है और चक्कर भी आ रहे हैं। अच्छा, तो तुम आराम करो, मैं लूसी डॉक्टर को अभी बुला कर लाता हूँ, वही तुम्हें देखकर कुछ बताएंगी। सोनू उड़ता हुआ डॉक्टर लूसी के पास जाता है और उन्हें तुरंत टूनी के पास लेकर आता है। डॉक्टर लूसी टूनी की कुछ जांच करती है और फिर सोनू कबूतर से कहती है, सोनू घबराने की कोई बात नहीं है, बल्कि ये तो खुशी की बात है। टूनी जल्दी ही माँ बनने वाली है और तुम एक पिता
क्या सच में डॉक्टर साहब? हाँ हाँ सोनू, मैं सच बोल रही हूँ। सोनू की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। तब तक आप ये बताइए कि 7 इंटू में 5 कितना होता है। सोनू और टूनी ये खुशखबरी जानने के बाद बहुत खुश थे। ऐसे ही समय बीतता जाता है और एक दिन टूनी एक अंडा देती है। ये अंडा कितना प्यारा है ना जी। हाँ टूनी, अब इसमें से हमारा एक प्यारा सा बच्चा निकलेगा जिसे हम बहुत प्यार करेंगे। टूनी तुम देखना, मैं अपने बच्चे को हर खुशी दूंगा और उसे अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ने भेजूंगा। हाँ, और मैं भी उसकी हर इच्छा पूरी करूंगी और वो जो मांगेगा उसे तुरंत ला कर दूंगी। टूनी और सोनू अपने बच्चे के लिए कई सपने सजाने लगते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि उनके सपनों को किसी की नजर लगने वाली है और कोई कई दिनों से घात लगाकर उन्हें ही देख रहा है, उन पर ही कई दिनों से नजर रखे हुए था। ये दोनों को इस अंडे के पास से हिलते भी नहीं है, हर टाइम उसके पास ही बैठे रहते हैं। लेकिन मैं भी कल्लू बिल्ला हूँ, मैं भी इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगा। इस अंडे को तो मैं खाकर ही रहूंगा। एक दिन सोनू जब काम पर गया हुआ था, तभी कल्लू बिल्ला टूनी के घर के बाहर आकर एक कौवे की आवाज निकालकर टूनी से कहता है, अरे टूनी बहन, तुम्हारे पति सोनू का एक्सीडेंट हो गया ही, जाओ जल्दी जल्दी। क्या? हे भगवान! टूनी तुरंत वहाँ से चली जाती है और उसके जाते ही कल्लू बिल्ला उसके घर के अंदर घुस जाता है और वो टूनी का अंडा खा जाता है और फिर वहाँ से चला जाता है। और वहीं जब टूनी और सोनू वापस आते हैं तो अपने अंडे को वहाँ न देखकर वो बहुत दुखी होते हैं, लेकिन वो दुष्ट बिल्ले का कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे क्योंकि वो बहुत ही खतरनाक और खूंखार था। एक बार की बात है, एक जंगल में टूनी नाम की एक चिड़िया अकेले ही रहती थी। टूनी चिड़िया के माँ बाप का देहांत उसके बचपन में ही हो गया था। तब से बेचारी अपना अकेले ही जीवन काट रही थी। वो अपनी पुश्तैनी जमीन पर खेती किया करती थी और उस खेत की फसल बेचकर अपना घर चलाती थी। टूनी के पास खेती बहुत ज्यादा थी, इसलिए उसे बेचकर उसे पैसे भी बहुत ज्यादा मिलते थे। टूनी चिड़िया बहुत ही मददगार किस्म की थी। जंगल में जब किसी को भी किसी तरह की कोई मदद चाहिए होती थी तो वो टूनी के पास ही आता था और टूनी भी बेझिझक उनकी मदद किया करती थी। एक दिन लूसी उसके पास मदद मांगने के लिए आती है। टूनी बहन, मेरी बेटी को बहुत गहरी चोट आई है और उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। मैं तो ठहरी गरीब विधवा कबूतरी, मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊं? दिन रात मजदूरी करके तो मैं अपना घर चलाती हूँ, उसके इलाज के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। अरे लूसी बहन मत रो, तुम मुझे बताओ तुम्हें कितने पैसों की जरूरत है? मुझे 50,000 रुपए की जरूरत है। ठीक है, तुम वो पैसे मुझसे ले लो, ये लो और अपनी बेटी का इलाज करवाओ। मैं जानती हूँ अकेले रहना कितना दुख भरा होता है। सभी टूनी की बहुत तारीफ करते हैं। एक दिन वो अपने खेतों में रात को पानी देने जाती है और वहीं उसको नींद आ जाती है तो वो वहीं सो जाती है। बच्चों, तब तक आप बताओ कि 78 + 65 कितने होते हैं? टूनी वहीं सो जाती है, लेकिन तभी वहाँ कल्लू बिल्ला आ जाता है और वो टूनी को अपने पंजों में जकड़ लेता है। अरे वाह, आज तो बहुत दिनों में जाकर कुछ अच्छा शिकार मिला है, आज तो दावत है मेरी। कल्लू ऐसा कहकर टूनी को पटकने लगता है और टूनी जाग जाती है। छोड़ मुझे, छोड़ो, बचाओ, बचाओ। अभी बहुत रात है और कोई भी नहीं है जो तेरी मदद के लिए आ सके। कल्लू बिल्ला टूनी को जमीन पर पटक पटक कर मारता रहता है जब तक उसकी जान नहीं निकल जाती और उसके बाद वो टूनी को खा जाता है और अपने पेट पर हाथ फेरते हुए कहता है, मजा आ गया, अब चलो कुछ देर सो लेते हैं, फिर आगे भी तो जाना है। कल्लू बिल्ला वहीं सो जाता है। अगले दिन होते ही वो जंगल में पहुंच जाता है और वहीं जंगल के पक्षियों को कुछ नहीं पता था। वो इस बात से अनजान थे कि उनके जंगल में खूंखार बिल्ला आ गया है जो एक एक करके जंगल के पक्षियों को अपना शिकार बना रहा है। एक दिन लूसी कबूतरी अपने कुछ दोस्तों से बात कर रही होती है। अरे टूनी बहन बहुत दिनों से नजर नहीं आ रही, कुछ पता है वो कहाँ गई है? अरे वो कहाँ जाएगी, उसकी बेचारी का तो इस दुनिया में कोई था ही नहीं, बेचारी अनाथ थी। तो फिर वो कहाँ गई होगी? तभी उनके ऊपर
वो कल्लू बिल्ला हमला कर देता है और लूसी और सोनू उसके पंजों से खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन कल्लू बिल्ला उन्हें पटक पटक कर मारने लगता है। लेकिन तभी मिट्ठू तोता कल्लू बिल्ला को देख लेता है और वो तुरंत जंगल में जाकर सभी पक्षियों को बुलाकर वहाँ ले आता है और सभी पक्षी तुरंत अपने हाथों में मशाल लेकर वहाँ आ जाते हैं और इस कल्लू बिल्ले को आग लगा देते हैं और वो कल्लू बिल्ला वहीं तड़प तड़प कर मर जाता है। और इस तरह उन सभी जंगल के वासियों की उस कल्लू बिल्ले से जान बच जाती है। तरनतारण नाम के गांव में गीता नाम की एक लड़की अपनी दादी के साथ रहती थी। उसने जब होश भी नहीं संभाला था तभी उसके माँ बाप की मौत हो गई थी और तब से उसकी दादी ने ही उसको पाल पोस कर बड़ा किया। उसकी दादी ने उसे पालने के लिए कभी तपती हुई भट्टी में काम किया तो कभी लोगों के खेतों में 5 रुपए के भी अपनी कमर तुधवाई, पर उसने हार नहीं मानी और आज 15 साल बाद गीता 15 साल की हो गई है। उसका आज जन्मदिन है। जन्मदिन की ढेर शुभकामनाएं मेरी बच्ची, पर मुझे माफ कर दे। मैं तुझे औरों की तरह नए नए कपड़े और नए नए पकवान नहीं खिला सकती। कोई बात नहीं दादी, आप मेरे साथ हो, मैं इसी में खुश हूँ। गीता ने ऐसा कह तो दिया, पर उसके मन में भी था कि काश वो अज केक खाती और गाजर का हलवा भी। गीता देवी काली माँ को बहुत मानती थी। वो बचपन से उनकी पूजा पाठ किया करती थी और उनके बातें भी करती थी, इसलिए रात को सोते हुए वो काली माँ से कहती है, काली माँ, कितना अच्छा होता जो मैं एक एक स्वादिष्ट केक और गाजर का हलवा खा पाती, पर हमारी इतनी अच्छी किस्मत कहाँ, हमें तो वही सूखी रोटी से काम चलाना पड़ता है। यूं आधे मन से वो सो गई, पर जब वो जागी तो उसने देखा कि सामने चक्की पर केक और गाजर का हलवा रखा हुआ है। यह देख गीता बहुत खुश हुई। दादी देखो ना, जल्दी से आओ ना। दादी। अरे क्या हुआ बेटी? दादी यह देखो। दादी भी देखकर हैरान हो जाती है कि केक और हलवा कहां से आए, लेकिन उसे तो काम की तलाश में जाना था, इसलिए उस बात से अपना ध्यान भटया और वो काम की तलाश में निकल गई। पहले वो भट्टी पर गई, पर भट्टी वाले के पास काम नहीं था। माफ करना ताई, पर काम नहीं है। नहीं तो आप तो जानती है मैं आपको काम पर रख ही लेता हूँ, माफ करना। गीता अपनी दादी के साथ जमींदार तेज प्रताप के घर जाती है, पर उसने पहले ही मजदूर लगा रखे थे। नहीं ताई, आपने आने में देर कर दी, मैंने पहले ही कुछ मजदूरों को रख लिया। देख लो कोई मेरे लिए काम हो तो। नहीं ताई नहीं है, माफ करो। दोनों पोती दादी उदास हो गई, क्योंकि घर में अन्न का एक दाना नहीं था, ना ही पैसे। उन्होंने सोचा था काम मिल जाएगा तो राशन ले लेंगे, पर क्या करे उनकी किस्मत, उन्हें काम मिला ही नहीं। इसीलिए वो उदास होकर घर आ गए और जब वो घर आए तो देखकर हैरान रह गए। घर में तरह तरह के पकवानों की थाली रखी थी। यह देख उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। दादी ये खाना कौन रख गया? मुझे नहीं पता बेटी, पर तू यह मत खा, पता नहीं किसी ने जादू टोना किया हो तो। तभी देवी काली की मूर्ति से एक प्रकाश आया और देवी काली प्रकट होती है और कहती है, नहीं, यह जादू टोने के भोजन नहीं है, यह मेरी जादुई चक्की का भोजन है। मैंने तुम्हारा दुख सुना और मुझे बहुत दुख हुआ कि मैं अपने भक्त की सहायता भी नहीं कर सकती, इसलिए मैंने यह सब किया। और यह जादुई चक्की भी आज से तुम्हारी, यह तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेगी। धन, अन्न, अनन्य सोना चांदी, जिस चीज की जरूरत होगी सब यह चक्की तुम्हें देगी। देवी काली ऐसा कहकर अंतर्ध्यान हो गई और उस जादुई चक्की से उन्होंने सोने के सिक्के मांगे और उस जादू चक्की ने उनकी इच्छा भी पूरी की और ऐसे ही उनकी हर इच्छा पूरी हो गई। आज वो एक सुंदर और बड़े घर में रहते हैं और उनको किसी चीज की कमी नहीं है और वो गरीबों को दान पुण्य भी करते हैं। सुंदरवन नाम के गांव में बर्फी नाम की एक औरत अपने सास ससुर और पति के साथ रहती थी। बर्फी देखने में बहुत ही सुंदर थी, पर उसके अंदर एक बुरी बीमारी थी जो उसकी सास लूसी को शादी के बाद पता चली कि उसकी बहू उर्फी जावेद की बहुत बड़ी फैन है, और फैन भी ऐसी वैसी नहीं बल्कि डाई हार्ट फैन। बर्फी भी उर्फी के जैसे कपड़े पहना करती और छोटी छोटी ड्रेसेस डालकर पूरे गाँव में हल्ले में घुमा करती। एक दिन, अरे बहू ये तूने क्या बवाल डाला हुआ है, अरे तू कोई लड़की नहीं है, तू इस गाँव
गांव की बहू है, कम से कम हमारी इज्जत का ही कुछ ख्याल कर लिया कर। ये देख कैसे छोटे छोटे कपड़े पहनकर पूरे गांव में मटकती फिर रही है। पता है लोग तेरे पीछे क्या क्या बातें करते हैं। माँ जी, आप क्या जाने फैशन को, आपकी तो पूरी जिंदगी इन्हीं गाय और गाय के गोबर में निकल गई। हाँ, मैं जानती हूँ कि तू किसकी कॉपी कर रही है। उर्फी जावेद बनना चाहती है ना तू? हाँ माँ जी, जब आपको पता है तो आप पूछ क्यों रही हो। खैर, मेरा तो बहुत टाइम वेस्ट कर दिया आपने। अब मैं चलती हूँ, मुझे कल के लिए भी तो एक नई ड्रेस सिलवानी है मास्टर जी से। ऐसा कहकर बर्फी उस छोटी सी ड्रेस को पहनकर और मटकते हुए चली जाती है। गांव के सभी लोग उसी को घूर घूर कर देख रहे थे और उसका मजाक बना रहे थे, लेकिन बर्फी सोचती है कि सब उसकी तारीफ कर रहे हैं। लगता है ये सब मेरे फैशन से बहुत इम्प्रेस हुए हैं, तभी तो देखो मुझे कैसे देख रहे हैं। अभी तो कुछ नहीं, अब तो मैं जो ड्रेस मास्टर जी को देने जा रही हूँ उसके पहन के तो मैं पूरी मुफ्ती जावेद लगूंगी। बर्फी आगे बढ़कर मास्टर जी के पास जाती है। लीजिए मास्टर जी, ये लीजिए मेरी ड्रेस का कपड़ा और इतनी अच्छी ड्रेस सिल दीजिए कि पूरा गांव बस मुझे ही देखता रह जाए। मास्टर जी वो छोटा सा कपड़ा देखकर मन ही मन सोचते हैं, इतना छोटा सा कपड़ा और उसमें भी एक ड्रेस निकालना। अरे मैं तो इसका रुमाल भी ना बनाऊं। अरे इतने से कपड़े से मैं ड्रेस कैसे बना दूं? मैं इतना पागल नहीं हूँ। किसी और के पास चली जाओ, मेरे पास फालतू का समय नहीं है। उससे ही सिलवा लो अपनी घिसी पिटी सी ड्रेस, मैं तो सिल नहीं सका। अरे तुम क्या जानो फैशन, तुम तो वही सूट सलवार और ब्लाउज सिलना जानते हो। टूनी इसके बाद घर की तरफ जाने लगती है, लेकिन बीच रास्ते में कुछ लफंगे लड़के उसके पीछे पड़ जाते हैं और उसे छेड़ने लगते हैं। अरे मैडम कहाँ जा रही हो अकेले अकेले? कहो तो हम छोड़ दें। टूनी डर जाती है और वहाँ से भागने लगती है और तेज से भागते भागते वो अपने घर आ जाती है और उसके बाद वो अपनी सास को पूरा माजरा बताती है। और पहन के जा उर्फी जावेद वाले कपड़े, उर्फी जावेद बनेगी। अभी वो पकड़ लेते तो। माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, आज के बाद मैं कभी ऐसे कपड़े नहीं पहनूंगी। तरन तारन नाम के गांव में गीता नाम की एक लड़की अपनी दादी के साथ रहती थी। उसने जब होश भी नहीं संभाला था तभी उसके माँ बाप की मौत हो गई थी और तब से उसकी दादी ने ही उसको पाल पोस कर बड़ा किया। उसकी दादी ने उसे पालने के लिए कभी तपती हुई भट्टी में काम किया तो कभी लोगों के खेतों में 5 रुपए के लिए भी अपनी कमर तुड़वाई, पर उसने हार नहीं मानी और आज 15 साल बाद गीता 15 साल की हो गई है। उसका आज जन्मदिन है। जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं मेरी बच्ची, पर मुझे माफ कर देना, मैं तुझे औरों की तरह नए कपड़े और नए साल पे पकवान नहीं खिला सकती। कोई बात नहीं दादी, आप मेरे साथ हो, मैं इसी में खुश हूँ। गीता ने ऐसा कह तो दिया, पर उसके मन में भी था कि काश वो आज केक खाती और गाजर का हलवा भी। गीता देवी काली को बहुत मानती थी। वो बचपन से उनकी पूजा पाठ किया करती थी और उनसे बातें भी करती थी। इसलिए रात को सोते हुए वो काली माँ से कहती है, काली माँ, कितना अच्छा होता ना जो मैं एक एक स्वादिष्ट केक और गाजर का हलवा खा पाती, पर हमारी इतनी अच्छी किस्मत कहाँ, हमें तो वही रूखी सूटी रोटी खानी पड़ती है। यूं आधे मन से वो सो गई, पर जब वो सुबह जागी तो उसने उठकर देखा कि सामने चक्की पर केक और गाजर का हलवा रखा हुआ है। ये देख गीता बहुत खुश हुई। दादी देखो ना जल्दी से, दादी। अरे क्या हुआ बेटी? दादी ये देखो। दादी भी देखकर हैरान हो जाती है कि केक और हलवा कहाँ से आया, लेकिन उसे तो काम की तलाश में जाना था, इसलिए वो बात से ध्यान हटाती है और काम की तलाश में निकल जाती है। पहले तो वो भट्टी पर गई, पर भट्टी वाले के पास काम नहीं था। माफ करना ताई, पर काम है ही नहीं तो आप तो जानती हैं, मैं आपको काम पर रख ही लेता, मुझे माफ करना। गीता अपनी दादी के साथ जमींदार तेज प्रताप के घर जाती है, पर उसने पहले ही मजदूर लगा रखे थे। नहीं ताई, आपने आने में देर कर दी, मैंने पहले ही कुछ मजदूरों को रख लिया है। देख लो कोई मेरे लिए काम हो तो। अरे नहीं ताई, माफ करो, कोई काम नहीं है। दोनों पोती दादी उदास हो गयी, क्योंकि घर में अन्न का एक दाना नहीं था, न ही पैसे। उन्होंने सोचा था काम मिल जाएगा तो राशन ले लेंगे, पर क्या करें, उनकी किस्मत उन्हें आज काम ही नहीं मिला। इसलिए वो उदास होकर घर आ गए और जब वो घर आए तो देखकर हैरान रह गए। घर में तरह तरह के पकवानों की थाली रखी थी। ये देख उन्हें बड़ा अचंभा हुआ। दादी ये खाना कौन रख गया? मुझे नहीं पता बेटी, पर तू ये मत खा, ये किसी ने जादू टोना किया हो तो। तभी देवी काली की मूर्ति में से एक प्रकाश प्रकट होता है और देवी काली प्रकट होती हैं और कहती हैं, नहीं
ये जादू टोने का भोजन नहीं है, ये मेरी जादुई चक्की का भोजन है। मैंने तुम्हारा दुख सुना और मुझे बहुत दुख हुआ कि मैं अपने भक्त की सहायता भी नहीं कर सकती, इसलिए ये सब मैंने किया। और ये जादुई चक्की भी आज से तुम्हारी है, ये तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेगी। धन, अन्न, अनन्य, सोना चांदी जैसी किसी भी चीज की तुम्हें जरूरत होगी, ये चक्की तुम्हें सब देगी। देवी काली ऐसा कहकर अंतर ध्यान हो गई और उस जादुई चक्की से उन्होंने सोने के सिक्के मांगे और उस जादुई चक्की ने उनकी इच्छा एकदम पूरी करी और ऐसे ही वो उनकी हर इच्छा पूरी करती। आज वो एक सुंदर से बड़े घर में रहते हैं और उनको किसी चीज की कमी नहीं है। वो गरीबों को दान पुण्य भी करते हैं। एक छोटे से गांव में पीलू चिड़िया रहती थी। उसका बेटा टिल्लू और बहू बबली भी उसी के साथ रहते थे। लेकिन टिल्लू और बबली को पीलू का साथ रहना पसंद नहीं आता था। पीलू की एक बेटी भी थी। उसकी एक अमीर घर में शादी हो चुकी थी। शादी के बाद वो अपनी माँ से अच्छा व्यवहार नहीं रखती थी। माँ, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता था। मेरी आमदनी बहुत कम है, मैं तुम्हारा खर्चा सहन नहीं कर पा रहा हूँ और गांव में वृद्धाश्रम भी नहीं है जहाँ मैं आपको छोड़ कर आ सकूँ। मेरी पूरी पगार घर चलाने में ही चली जाती है। मुझे बच्चे होंगे तो उन्हें स्कूल कैसे भेजूंगा, ये भी मैं सोचता रहता हूँ। कुछ दिन पिंकी दीदी के यहाँ चली जाओ। बेटा, अपनी बेटी के ससुराल में मैं कैसे चली जाऊँ? चल, तुझे तकलीफ ना हो तो मैं ये कोशिश करके देखती हूँ। फिर पीलू अपनी बेटी के ससुराल चली जाती है। बेटी पिंकी, क्या मैं तुम्हारे यहाँ कुछ महीने रुक सकती हूँ? वो क्या है ना, टिल्लू की आमदनी कम है तो वो मुझे तेरे यहाँ रुकने के लिए भेजा है। अरे माँ, मैं तो अपने पति के साथ आज ही स्विट्जरलैंड जाने वाली हूँ। मैं तुम्हें यहाँ कैसे रख सकती हूँ? पीलू ये सुनकर बहुत दुखी हो जाती है। वो रोने लगती है। हे भगवान, इस बुढ़ापे में मेरे बच्चे कैसे हैं जो मुझे सहारा नहीं दे सकते। फिर थोड़ी देर में कुछ सोचकर वो एक सुनार के पास चली जाती है। सुनार भैया, आप ये अंगूठी गिरवी रख लो और मुझे इसके कुछ पैसे दे दो। इस अंगूठी के आपको मैं 5,000 ही दे सकता हूँ पीलू बहन। पीलू उन 5,000 को लेकर एक छोटी सी किराए की झोपड़ी में चली जाती है। इन पैसों से तो एक ही महीने का गुजारा होगा, उसके बाद मेरे पास खाने के लिए भी पैसे नहीं बचेंगे। मुझे कुछ काम शुरू कर देना चाहिए, लेकिन इतने पैसे से मैं सिर्फ रोटी बनाने का काम ही शुरू कर सकती हूँ। फिर अगले ही दिन से पीलू रोटी और आलू की सब्जी बनाकर एक चौक में बेचने लगती है। रोटी सब्जी ले लो, रोटी सब्जी, गर्मा गर्म रोटी सब्जी, ताजी ताजी रोटी सब्जी ले लो। तो वहाँ सुंदरी आती है और पूछती है, बहन, एक प्लेट रोटी सब्जी कितने की होगी? सिर्फ 20 रुपए की 3 रोटी और सब्जी है। एक प्लेट मुझे देना तो। सुंदरी रोटी सब्जी खाती है। वाह बहन, तुमने तो कमाल की रोटी सब्जी बनाई है। ये लो पैसे, मैं और भी लोगों को तुम्हारे पास भेजूंगी। गरीबों को इतना स्वादिष्ट और अच्छा खाना नसीब नहीं होता, वो सब बहुत खुश होंगे। घर लौटते समय पीलू को 2 भिखारी चिड़िया मिलते हैं। पीलू उन दोनों चिड़ियों को रोटी दे देती है। इस तरह से जल्दी ही पीलू की दुकान चल निकली और उसके पास इतने ग्राहक आए कि वो अकेले काम नहीं कर सकती थी। पीलू रोज रोटियां बनाती और 2 रोटियां वो उन भिखारी चिड़ियों को दे देती थी। मेरी रोटी सब्जी लोगों को बहुत पसंद आ रही है, लेकिन अब मुझे और लोग चाहिए होंगे। क्यों ना मैं उन भिखारी चिड़ियों को काम पर रख लूं? सुनो, तुम दोनों यहाँ पर भीख मांगती हो, मैं तुम्हें काम दे सकती हूँ अपनी दुकान में अगर तुम करना चाहो तो। बहन, मेरा नाम लवली है। मैं एक अमीर घर से थी, लेकिन मेरे बच्चों ने मुझे घर से निकाल दिया तो मैं यहाँ हूँ। मैं भी अच्छे घर से थी बहन, मेरी भी यही कहानी है। हम तुम्हारे साथ काम करेंगे और मेहनत से पैसे कमाएंगे। ये सुनकर पीलू बहुत खुश हो जाती है और फिर तीनों चिड़िया मिलकर टिफिन का काम शुरू कर देते हैं और बहुत जल्द ही पूरे जंगल में सिर्फ पीलू का टिफिन चलता है।
पीलू अपनी आमदनी का 3 हिस्सा कर देती है और तीनों बहुत अच्छे से रहने लगते हैं। ऐसे ही एक दिन पीलू का बेटा उसकी दुकान में आता है। माँ, तुम तो बहुत मेहनती हो, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा ख्याल नहीं रखा। अब मुझे पछतावा होता है कि मैंने तुम्हें किस हाल में छोड़ दिया था। बेटा, अब मैं दूसरे बूढ़े लोगों को मदद करूंगी, तू चिंता मत कर, तुम लोग मेरे बच्चे थे और रहोगे। फिर उस दिन से टिल्लू भी अपनी माँ का उसके काम में हाथ बटाने लगा और पूरी ईमानदारी से बुजुर्गों के लिए काम करने लगा। फिर वो सब हंसी खुशी रहने लगे।